Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा आज का लेक्चर है दही। आज के लेक्चर में हम दही के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दही की, दही का डिस्क्रिप्शन, दही की कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The topic is दही। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न द प्रोडक्शन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिफेक्ट्स ऑफ दही। दही का प्रोडक्शन कैसे होता है, दही की पैकेजिंग कैसे होती है, दही को स्टोर कैसे किया जाता है और दही में क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। So let us start with introduction. दही is a fermented dry product. दही fermentation से प्रोड्यूस होता है। Produced by fermentation process by deliberately adding live harmless lactic acid producing bacteria. यहाँ पे lactic acid producing bacteria ऐड होते हैं, उसके बाद में वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाते हैं, तब जाके दही का फॉर्मेशन होता है। इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल कल्चर टू मिल्क। बैक्टीरियल कल्चर के फॉर्म में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज को ऐड किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर कल्चर। ये स्टार्टर कल्चर के फॉर्म में ऐड किए जाते हैं। स्टार्टर कल्चर का मतलब होता है कि थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया गया और ये वहाँ पे ग्रो करके बहुत ज़्यादा सा अमाउंट अपने आप ही बना लेते हैं। So starter culture multiply and grow, produce lactic acid, acetic acid and carbon dioxide by utilizing lactose present in the milk. जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से ये ग्रो करते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और वही लैक्टिक एसिड मदद करता है इन द फर्मेंटेशन ऑफ दही। Zodiac combination of acid producing and flavor producing microorganisms in the starter helps in the production of dahi with a firm body and good flavor. जो एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ में जब फ्लेवर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया जाता है तो जो दही बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एकदम स्मूथ टेक्सचर का, एकदम यूनिफॉर्म बॉडी का दही तैयार होता है जब उसमें दोनों ही एसिड प्रोड्यूसिंग और फ्लेवर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक साथ में ऐड कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन गिव्स एन acid taste to milk, which is particularly refreshing in hot climate and also possess certain therapeutic values originally absent in milk. जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है ये मिल्क में एसिडिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा दही को आपने देखा होगा कुछ बीमारियों के में भी खाने को बोला जाता है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इसकी थेरापेटिक वैल्यू को भी बढ़ा देते हैं ताकि इसका यूज़ हो सके कुछ चीज़ों को ट्रीट करने में जो कि मिल्क में डायरेक्टली एब्सेंट रहते हैं। Fermentation leads to partial breakdown of milk constituents, particularly lactose and proteins, and increase the digestibility of cultured milk product. जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ये मिल्क में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके ब्रेकडाउन के थ्रू दही के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है दही की वो कुछ इस प्रकार है। दही और कर्ड मीन्स
the product obtained from pasteurized or boiled milk by souring, natural or otherwise, by a harmless lactic acid culture। देखिएगा यहाँ पे ये बताए गए हैं कि ये ऐसा मिल्क होता है जिसको कि तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल या कोई भी अगले मेथड से, किसी भी सौर प्रोडक्ट के एडिशन से। इसमें कोई भी लैक्टिक एसिड कल्चर का यूज़ किया जा सकता है और अदर हार्मलेस बैक्टीरियल कल्चर। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज को यूज़ करना। कोई भी ऐसे बैक्टीरिया का कल्चर जो कि दही के फॉर्मेशन में, फर्मेंटेशन में हेल्प कर सकता है और वो पैथोजेनिक नहीं है तो उसको ऐड किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ दही। दही में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो देखने वाले हैं और हम ये दो टाइप के मिल्क के केस में देखेंगे, एक होल मिल्क में और एक स्किम मिल्क में। तो सबसे पहला है वाटर। वाटर होल मिल्क में प्रेजेंट होता है 85 to 88%, जबकि स्किम मिल्क में होता है 90 to 91%। नेक्स्ट आता है फैट। फैट 5 to 8% होता है होल मिल्क में, जबकि स्किम मिल्क में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होता है, दैट इज 0.05 to 0.1%। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो लगभग सिमिलर होती है दोनों के केस में, 3.2 to 3.4 इन द केस ऑफ होल मिल्क, while 3.3 to 3.5 इन द केस ऑफ स्किम मिल्क। नेक्स्ट आता है लैक्टोज। अगर लैक्टोज की बात करें तो ये भी लगभग सिमिलर होता है, 4.6 से 5.2 तक होता है होल मिल्क में, जबकि 4.7 से 5.3 तक होता है इन द केस ऑफ स्किम मिल्क। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होल मिल्क में होता है 0.5 to 1.1% और स्किम मिल्क में होता है 0.5 to 1.1%। नेक्स्ट आता है एश। एश की कंसंट्रेशन दोनों में ही सिमिलर होती है, दैट इज 0.7 to 0.75%। तो ये तो बात हुई केमिकल कंपोजिशन ऑफ दही की। दही में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अगर आप दही होल मिल्क से बना रहे हैं या दही को स्किम मिल्क से बना रहे हैं। दोनों के ही केस में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो हमने देख ली हैं। अब अगला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किन किन मेथड से दही को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेडिशनल मेथड। हर प्रोडक्ट में सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को ही देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है जो कि सबसे ज़्यादा पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा होता है। इन ट्रेडिशनल मेथड of dahi preparation, milk is heated intensively to boil for 5 to 10 minutes। लगभग 5 से 10 मिनट तक मिल्क को हीट किया जाता है जब तक कि वो बॉयल ना होने लगे। लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको बॉयल करवाया जाता है एंड देन इट इज़ कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद में इसकी कूलिंग की जाती है रूम टेम्परेचर पे। माई पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, इसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर तक पे। अब क्या होता है, दस बॉइल्ड एंड कूल मिल्क इज एडेड विद प्रीवियस डेज कर्ड और बटर मिल्क। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी पहले पुराने दिन की रखी हुई दही को या फिर बटर मिल्क या जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसको स्टार्ट किया जाता है, उसमें रोटेट किया जाता है, हिलाया जाता है और अलाउ अनडिस्टर्ब्ड टू सेट यूजुअली फॉर ओवरनाइट। इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए पूरी रात के लिए लगभग रख दिया जाता है ताकि ये प्रॉपरली सेट हो सके। तो ये तो बात हुई ट्रेडिशनल मेथड की, जैसा कि घरों में भी दही बनाया जाता है कुछ इसी मेथड से। अब अगला आता है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मेकिंग दही। इंडस्ट्रीज में दही को कैसे बनाया जाता है।
सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड और फर्मेंटेड मिल्क डिमांड्स हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। जब आप कल्चर्ड या फर्मेंटेड मिल्क को उससे दही बना रहे होते हैं तो इसमें हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए होता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टैंडर्ड्स। सारी ही चीज़ों को देख के उसका फिजिकल लेवल, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका माइक्रोबियल कंपोजिशन, इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रॉ मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। अगली प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन या क्लेरिफिकेशन की। फ्रेश रॉ मिल्क इज हीटेड टू 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रेश रॉ मिल्क होता है उसको 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है टू ऐड क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के लिए लगभग 35 से 40 डिग्री तक हीट किया जाता है। देन इट इज़ फिल्टर्ड टू इंश्योर द मिल्क इज़ फ्री फ्रॉम एक्सट्रेनियस मैटर। ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो मिल्क है इतनी हीटिंग के बाद, क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बाद जो रेडी हुआ है उसमें कोई भी बाहरी पदार्थ प्रेजेंट नहीं है। अगली प्रोसेस होती है स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, फैट इज स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम फैट फ्री to full fat and solid non-fat level is increased by minimum 2% than that of milk। अभी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप के मिल्क से आप चीज़ें बनाने जा रहे हैं, वो फैट फ्री मिल्क है या फुल फैट मिल्क है या फिर सॉलिड नॉन फैट कंटेंट उसमें प्रेजेंट है। It is common to boost the solid non-fat content of the milk to about 12% with the addition of skim milk powder or condensed skim milk। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसके थ्रू सॉलिड नॉन फैट के कंटेंट को लगभग 12% तक बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्किम मिल्क का। स्किम मिल्क को ऐड करके सॉलिड नॉन फैट के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं या इसके अलावा कंडेंस्ड स्किम मिल्क को ऐड करके भी आप सॉलिड नॉन फैट के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। अगली प्रोसेस होती है होमोजेनाइजेशन की। द स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क इज सब्जेक्टेड टू होमोजेनाइजेशन after heating it to 60 degree centigrade to increase the efficiency। जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है उसी को आगे होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस में ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले इसको हीट किया जाता है और उस स्टेप को हम बोलते हैं प्री हीटिंग, क्योंकि उसके बाद में भी हमें हीटिंग करनी रहती है लेकिन उसको पहले ही हीट कर लिया जाता है, इसलिए उसको प्री हीटिंग बोला जाता है और ये इसको परफॉर्म किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं मैं पहले आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में मैं वापस आऊँगी इस डायग्राम पे जो कि यहाँ पे मैंने रख रखा है, क्योंकि अगर मैं पहले ही चीज़ें आपको ये समझाऊंगी तो शायद आपको डिटेल पता नहीं हो इनका, तो आपको ये डायग्राम समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। ये फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू चीज़ों को आप इजीली याद करके रख सकते हैं। तो चलिए पहले पूरी प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम वापस आएंगे इस डायग्राम पे। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन और होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस हो गई, उसके बाद में इसका किया जाता है हीट ट्रीटमेंट। Milk intended for dahi or any other fermented milk production is given severe heat treatment। अब जो दही या कोई और भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
अब टेम्परेचर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो थोड़े से कम टाइम में वो चीज़ें हो जाएंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेते हैं तो फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हीट कर रहे हैं तो 15 मिनट में हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को कम ले रहे हैं जैसे कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 30 मिनट लगेंगे। अभी इस हीट ट्रीटमेंट के फायदे क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ हाई हीट ट्रीटमेंट। अब ये जो हाई हीट ट्रीटमेंट होता है, इट डिनेचर्स एंड कोआगुलेट्स मिल्क एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन्स विच इनहेंस द विस्कोसिटी एंड प्रोड्यूस कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी। ये जो हीट का ट्रीटमेंट होता है मिल्क को कोआगुलेशन में हेल्प करता है, उसके साथ में ही जो मिल्क प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, इनको भी वो कोआगुलेट कर देता है ताकि मिल्क की विस्कोसिटी बढ़ जाए, मिल्क का गाढ़ापन बन जाए। अगला क्या करते हैं ये, किल्स कंटेमिनेटिंग एंड कंपेटिटिव माइक्रोब्स। कंटेमिनेशन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये मार देता है हाई हीट ट्रीटमेंट। डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेराइल मीडियम। स्टेराइल मीडियम वो होता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होता। अगला काम ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द मीडियम। अब प्रोसेस हो रही है फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसे करवाई जाती है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए एयर को भी वहां से रिमूव करना पड़ता है। मोर कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर बैक्टीरिया। अगर आप एयर को रिमूव कर देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। अगला जो हीट ट्रीटमेंट से फ़ायदा होता है वो होता है इफेक्टिव थर्मल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन रिलीजिंग पेप्टोन्स and sulfhydryl groups. This in turn provide nutrients to starter bacteria. अब ये क्या है, हाई हीट ट्रीटमेंट है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रोटीन्स भी ब्रेक होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो प्रोटीन्स ब्रेक होके पेप्टोन्स में कन्वर्ट होती हैं, और पेप्टोन्स हैं और सल्फाइड्रिल ग्रुप्स हैं, इनमें प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये न्यूट्रिशन जैसा भी काम करती हैं। जो बैक्टीरिया उसमें ऐड किए गए हैं जिसको कि हम स्टार्टर कल्चर बोल रहे हैं, तो अब जो बैक्टीरिया गए हैं उनको खाने पीने के लिए भी तो भाई कुछ चाहिए, वो ग्रो कैसे करेंगे, तो वो इन्हीं प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से जो पेप्टोन्स रिलीज होते हैं उनका यूज करते हैं। अब अगला है पैकेजिंग एंड फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है। द हीट ट्रीटेड प्रोडक्ट मिक्स इज कूल्ड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल किया जाता है, एंड इज इनोकुलेटेड विद स्पेसिफिक दही कल्चर। उसके बाद में इसमें दही कल्चर को ऐड किया जाता है एट द रेट ऑफ 1 to 1.5%। स्टार्टर कल्चर इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फर्मेंटेड मिल्क। अब ये जो स्टार्टर कल्चर है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि भाई फर्मेंटेशन तो इन्हीं को करवाना है। तो अगर हाई क्वालिटी का स्टार्टर कल्चर है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ऐड हो गए हैं तो फिर वो जो मिल्क का फर्मेंटेशन होगा वो भी अच्छे से करेंगे और हाई क्वालिटी दही का प्रोडक्शन करवाएंगे। For the production of dahi, mixed mesophilic cultures of Lactococcus lactis subspecies lactis, Lactobacillus lactis subspecies cremoris, along with Leuconostoc species are grown together. ये कुछ स्पीसीज दी गई हैं बैक्टीरियाज की जिनको कि ऐड किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दही। ये कल्चर्स मेसोफिलिक कल्चर्स होती हैं जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ग्रोथ कर सकती हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चर स्ट्रेन्स डिसाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ये जो स्ट्रेन्स का सिलेक्शन कर रहे हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, ये जो दही बनाने वाले हैं आप उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। अगला है आफ्टर द प्रोडक्ट मिक्स इज इनोकुलेटेड विद दही कल्चर इट इज थोरोली मिक्स्ड एंड फिल्ड इनटू प्लास्टिक कप्स। जब प्रोडक्ट मिक्स इनोकुलेट कर लिया जाता है दही कल्चर के साथ, इसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है और प्लास्टिक के कप्स में इसको पैक कर लिया जाता है। उसके बाद में सील्ड प्रॉपरली टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन and spoilage of the product. I think this is spoilage. O is missing over here. प्लास्टिक कप्स में इसको पैक करने के बाद में सील किया जाता है और सीलिंग इसलिए की जाती है ताकि कोई भी बाहर से कंटेमिनेशन ना आ पाए, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ना कर पाए जो कि प्रोडक्ट को स्पॉइल कर दे, प्रोडक्ट को खराब कर दे। The product mix is incubated till the pH of the product reaches 4.4 to 4.5. अब ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर पूरा बन गया है उसको इंक्यूबेट किया जाता है जब तक कि इसका pH 4.4 से 4.5 तक नहीं पहुंच जाता। कहने का मतलब है जब तक pH इनका एसिडिक नहीं हो जाता। Then it is cooled rapidly to less than 5 degrees centigrade by exposing the cups to high velocity cold air और by circulating chilled water। अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसको कूल किया जाता है लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इसको कूलिंग के लिए डायरेक्टली हाई वेलोसिटी एयर का यूज़ किया जा सकता है या फिर चिल्ड वाटर का यूज़ किया जा सकता है। स्टोरेज पैकेजिंग हम पढ़ते हैं, पहले हम डायग्राम पे आते हैं क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी है कहीं हम भूल ना जाएं। तो चलिए एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मिल्क की रिसीविंग हुई, मिल्क को रिसीव किया गया, फिर उसकी प्री हीटिंग हुई 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्री हीटिंग के बाद में इसका फिल्ट्रेशन हुआ, क्लेरिफिकेशन किया गया और फिल्ट्रेशन के बाद में अगला स्टेप आया स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस हुई, फैट इसमें 0 से 5% तक रखा गया और सॉलिड नॉन फैट का कंटेंट रखा गया 11 to 13% तक। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में प्री हीटिंग हुई और उस प्री हीटिंग के बाद में अगला स्टेप आया होमोजेनाइजेशन का। होमोजेनाइजेशन के बाद में अगला स्टेप आता है पास्चराइजेशन का, जिसको कि अभी हमने देखा था, जिसको कि हमने हीट ट्रीटमेंट का नाम दिया था। अब पास्चराइजेशन के बाद में अगेन कूलिंग की गई, कूलिंग के बाद में स्टार्टर कल्चर को ऐड किया गया, जो कि हमने प्रोसेस देखी थी फर्मेंटेशन की, जो इसमें स्टार्टर कल्चर को ऐड किया गया है, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब स्टार्टर कल्चर के ऐड होने के बाद में इसका पैकेजिंग होता है कप्स में और उसके बाद में इसको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करने के बाद में इंक्यूबेट करते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 8 से 10 घंटे के लिए और हमें दही मिल जाता है। फिर उस दही का कूलिंग की जाती है और स्टोरेज किया जाता है, लगभग टेम्परेचर रखा जाता है लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है पहले आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद में इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी ये जो कोर्स चल रहा है उसमें किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं स्टोरेज। दही इज नॉर्मली स्टोर्ड एट 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोरेज किया जाता है। एंड स्टोरेज एरिया शुड बी मेंटेन्ड क्लीन एंड टाइडी, साफ और शुद्ध एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना आए। अगला आता है दही का पैकेजिंग कैसे होता है। दही इज पैक्ड इन फूड ग्रेड पॉलीस्टीरीन
फूड ग्रेड पॉलीस्ट्रीन आती है, और इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलिन कप्स भी आते हैं जिनमें कि दही को स्टोर किया जा सकता है। ये जो कप हैं ये बहुत से साइजेस में प्रेजेंट होते हैं। Various packaging machines of up to 400 cups per minute speed are available. बहुत सी ऐसी मशीन अवेलेबल हैं जो कि 1 मिनट में 400 कप की पैकेजिंग कर सकती हैं to package cultural dairy product in different sizes. The packaged product should be stored at 1 to 4 degree centigrade for extended shelf life. ज़्यादा समय तक ये सुरक्षित रहे इसके लिए इसको 1 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करके रखा जाता है। अब आते हैं कुछ डिफेक्ट्स होते हैं दही में, वो डिफेक्ट्स क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है इनसफिशिएंट फ्लेवर, उसमें फ्लेवर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है लो सिट्रेट लेवल हो, उसमें सिट्रेट की कमी हो गई हो, या लो डाई एसिटिल कंटेंट हो। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के लिए एट 0.02 to 0.05% सोडियम सिट्रेट प्रायर टू द मिक्स कूल रैपिडली आफ्टर कल्चरिंग। कल्चरिंग की प्रोसेस के बाद में उसको जो कूल किया जाता है, उस कूलिंग से पहले सोडियम सिट्रेट को ऐड करके आप उसका जो इनसफिशिएंट फ्लेवर है उसकी कमी को दूर कर सकते हैं, फ्लेवर को नॉर्मल कर सकते हैं। अगला डिफेक्ट है ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर। अब इसका कॉज हो सकता है कॉपर कंटेमिनेशन, एक्सपोजर टू फ्लोरिसेंट लाइट और एक्सपोजर टू सनलाइट। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अवॉइड यूजेस ऑफ कॉपर यूटेंसिल, कॉपर के बर्तन का यूज़ ना करें। इसके अलावा प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, डायरेक्टली सनलाइट में या धूप में प्रोडक्ट को ना पहुंचने दें, एज वेल एज यूवी लाइट के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रोडक्ट को ना पहुंचने दें। अगला डिफेक्ट आता है ईस्ट का या चीज़ी का। अब इसका कॉज हो सकता है कंटेमिनेटिंग ईस्ट ग्रोथ, ईस्ट की कुछ ऐसी ग्रोथ हो गई है जो कि उसको कंटेमिनेट कर रही है। अब इसको दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सैनिटेशन चेक, सैनिटाइज करके उसको सैनिटेशन चेक करते हैं ताकि वो जो कोई आउट ग्रोथ हो गई हो, जो बैक्टीरियल या ईस्ट की ग्रोथ हो गई हो, उसको दूर किया जा सके। अगला डिफेक्ट है रैंसिड फ्लेवर। रैंसिड फ्लेवर का रीज़न हो सकता है लाइपोलिटिक एक्टिविटी। अब इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डू नॉट मिक्स पास्चराइज्ड एंड रॉ डेयरी इंग्रेडिएंट्स प्रायर टू होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन से पहले रॉ मटेरियल और पास्चराइज्ड मटेरियल को ऐड ना करें। अगला डिफेक्ट है वीक बॉडी। दही का जो बॉडी है काफ़ी वीक है, तो उसके लिए रीज़न हो सकता है इनसफिशिएंट हीट ट्रीटमेंट टू द मिक्स, उसको प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट नहीं मिला है, या उसमें सॉलिड नॉन फैट का कंटेंट काफ़ी कम है, या फिर सीवियर एजिटेशन आफ्टर फर्मेंटेशन, उसका एजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एजिटेशन मतलब उसको रोटेट काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है फर्मेंटेशन के बाद में, इसीलिए उसका बॉडी वीक हो गया है। इसका उपचार क्या है? हीट ट्रीटमेंट शुड बी लेस देन 85 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट का ट्रीटमेंट इस टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इसके अलावा होमोजेनाइज द दही मिक्स प्रायर टू होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस को इसको होमोजेनाइज कर लेना चाहिए, होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस को पहले। अगला है इंक्रीज द MSNF कंटेंट टू 11% बाय एडिंग स्किम मिल्क पाउडर। सॉलिड नॉन फैट कंटेंट को बढ़ाने के लिए आप स्किम मिल्क पाउडर को ऐड करके भी वीक बॉडी के डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अगला डिफेक्ट है ग्रेनी टेक्सचर। इसका रीज़न हो सकता है हाई एसिडिटी, इम्प्रॉपर डिस्पर्सन ऑफ स्किम मिल्क पाउडर। इसको दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रैपिडली कूल द प्रोडक्ट टू लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही रैपिड तरीके से कूल करना चाहिए। आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम एसिडिटी यूज इन लाइन स्क्रीन और फिल्टर।
जब ऑप्टिमम एसिडिटी इसको मिल जाए उसके बाद में इसको काफ़ी जल्दी में कूल करना चाहिए और लाइन फिल्टर का यूज़ करना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ITLS अकेडमी की वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा सकते हैं जहाँ से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you very much again.